चलो, नहीं, चालक में विद्युत धारा को चालक होते ज्यादातर धातु चालक ही होंगे, ठीक है। जितने भी हमारे प्रैक्टिकल या हमारे भी जीवन यापन में, या तो भी सोच लो, नॉर्मली हम धातु चालक ही यूज करते हैं। जितने भी तार होते हैं तुम्हारे धातुओं के ही बने होते हैं। तो जब किसी विद्युत आवेश पर कोई वैद्युत क्षेत्र ए अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त किया, मतलब इसको आरोपित भी बोल सकते हो, आरोपित, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है तो आवेश पर वैद्युत बल F बराबर की हुई कार्य करता है। इसके फलस्वरूप दो स्थितियां संभव है। जब कोई भी वैद्युत आवेश है, जो उस पर अगर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दोगे तो उसमें बल कार्य करेगा। अब बल कार्य करेगा, उससे संबंधित बात लिखो। यदि आवेश परिबद्ध है तो वैद्युत बल लगने पर वह गति नहीं करता, अतः है कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। यदि आवेश मुक्त है, फ्री है, तो वैद्युत बल लगने पर त्वरित गति करते हुए धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, त्वरित गति करते हुए या गति करते हुए, दोनों बातें एक ही हो जाएगी। कई बारी अभी देखना आगे मिलेगा ये चीजें। तो देखो, चलो ठीक है, फिर से देख लो। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। धन आवेश जो है धातुओं में क्या होते हैं, वो परमाणु परमाणु के बाहरी कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बचता है उसको धनावेश बोलते हैं। तो वो अपनी जगह में कंपन करते रहते हैं और अपने जगह, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ऋण आवेश जो होते हैं वो तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, वो घूमने के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन तो मुक्त नहीं होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे, किसी विपरीत दिशा में भागेंगे, तो विपरीत दिशा में भागेंगे तो उसके फलस्वरूप धारा बनेगी। तो मान लो -कूल 100 कूलम आवेश इस दिशा में बह गया, तो क्या होगा, 100/5 कर दो, मॉड ले लो, वही धारा हो जाएगी। दिशा बताना है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो धारा ए से बी की ओर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आवेश किधर से किधर को बह रहा है, बी से ए की ओर बह रहा है, और चूंकि ऋण आवेश है इसलिए विपरीत दिशा में धारा हो जाएगी। ये कहानी है इसकी। तो यही कहानी कह रहा है कि अगर मुक्त होगा तो धारा बहेगी, अगर बद्ध होगा तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बावजूद भी धारा नहीं बहेगी। तो ये ऐसा किस में होता है, जैसे कुछ चालक जो होते हैं, जैसे लकड़ी होता है, उसमें जो भी आवेश होता है, ऐसा नहीं है कि लकड़ी में आवेश नहीं होता, लेकिन सारे आवेश जो है बद्ध होते हैं, वो चलने के लिए मुक्त होते ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाने के लिए। इस वजह से लकड़ी में धारा नहीं बहती है। लेकिन लोहे में हो गया, तांबे में हो गया, कॉपर वगैरह में हो गया, इसमें धारा बह जाती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मुक्त होते हैं, जिनकी वजह से धारा बहती है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आंतरिक कक्षाओं में होते हैं, उनकी वजह से धारा नहीं बहती, क्योंकि वो कक्षाओं को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बाकी तो परमाणु के अंदर ही रहते हैं। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत चालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ इस हिसाब से आप समझ लो, इनमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त आवेश वाहक हो। उदाहरण जैसे ठोस, विद्युत अपघटनी विलयन और अर्धचालक। तो ठोस का तो मैंने बता दिया, धात्विक चालक का। विद्युत अपघटनी विलयन क्या होते हैं, द्रव होते हैं। इसमें क्या होता है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों चलने के लिए फ्री होते हैं। कैसे, जैसे मान लो लिक्विड है, तेजाब है, मान लो NaCl का विलयन है, मान लो ये हो गया, NaCl का विलयन में होता तो क्या होगा, Na+ का एक पार्टिकल होगा, Cl- का एक पार्टिकल होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा छोटा से, समझ गए। तो यहाँ पे आवेश को प्रवाह कराने के लिए ये सारे मौजूद होंगे। हो सकता है प्रोटॉन भी हो। प्रोटॉन क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाए तो जो बचेगा उसको प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन भी हो सकता है छोटा से, वो भी हो सकता है। इसको इसको हम हो सकता, इसको Na+ बोल दे, इसको Cl- बोल दे, इसको इलेक्ट्रॉन बोल दें, इसको प्रोटॉन बोल दें, ठीक है। इस तरीके से ये लोग आवेश का वाहन कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये प्लेट दो ठो डाल दे, इसको धनावेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, तो धारा का प्रवाह होगा। धन आवेश तो धन आवेश से दूर भगेगा, इसका मतलब इसकी दिशा ये रहेगी, प्रोटॉन की भी दिशा ये रहेगी, ऋण आवेशों की दिशा ये रहेगी, इसकी भी दिशा ये रहेगी,
ठीक है, इनकी वजह से हमारा आवेश धारा बह जाएगी। ठीक है, इसके बारे में जब सवाल वाल आएंगे तो देख लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कहानी है इसमें। तो विद्युत अपघट्ट में जो है जो धारा बहेगी तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की वजह से बहेगी। ठीक है, अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की ही वजह से मात्र धारा बहती है अर्धचालकों में। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से धारा बहती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। एक स्थानांतरण में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और दूसरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट करते जाते हैं। तो जब होल्स क्रिएट करते जाएंगे, होल्स बनाते चले जाते हैं, उस प्रकार से भी धारा बहती है। तो वो अलग कहानी है, दोनों को हम अर्धचालक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अर्धचालक में एक चीज अगर याद रखने वाली याद रखना है, तो अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रेजेंट करते हैं और होल को एच से लिख दो, होल HOLE। इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, इसका कोई तरीका नहीं, सिंबल नहीं होता लिखने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं अर्धचालक में। ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादा यूपी बोर्ड में उतना टफ नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इन यहाँ पे से बन सकते हैं। तो आवेश वाहक जो है अर्धचालक वाले टॉपिक में पूछेगा यहाँ से। तो विभिन्न मात्र चालकों में मुक्त आवेशित कण होते हैं, जो चालकों के गति करने के लिए दो चालक के भीतर गति करने, यहाँ पे विभिन्न चालकों में मुक्त आवेशित कण होते हैं जो चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन कणों को आवेशवाहक कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होंगे, ठोस चालक में इलेक्ट्रॉन होगा, विद्युत अपघट्ट में धनायन ऋणायन होंगे। इलेक्ट्रॉन को ऋणायन बोल सकते हैं। ठीक है, और चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में हो, धनायन ऋणायन कुछ ज्यादा मात्रा में होते हैं। मेजर उन्हीं की वजह से विद्युत का चालन होता है। और चालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर को अंग्रेजी में होल बोलते हैं, HOLE, WH नहीं। अब है हमारा नेक्स्ट, किसी चालक में धारा, इसको तुम लोग मिलाते भी जाना किसी के गलत लिखा हुआ। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर किसी समय अंतराल में जितना आवेश एक सिरे से प्रवेश करता है उतना ही आवेश दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। अतः चालक विद्युतः उदासीन रहता है। इसका मीनिंग क्या है, इधर से जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए तो इधर से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी। ओवरऑल अगर अभी तुम देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं, 10 सेकंड बाद भी उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 घंटा बाद भी उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, धारा भरे बहती रहे। इधर से बैटरी देगी धारा, 100 कूलम दिया तो इधर से 100 कूलम निकल जाएगा। समझ गए, ये 100 इलेक्ट्रॉन इधर से एंट्री करेगा तो 100 इधर से निकल जाएगा, ये कहानी है। तो इसलिए हमेशा जो हमारा चालक होता है वो उदासीन रहता है, कभी आवेशित नहीं होता। वो आवेशित कब होगा, इधर से प्रवेश किया 150, इधर से निकला 100, तो ऋण आवेशित हो जाएगा। इधर से प्रवेश किया 100, इधर से निकले 150, तो फिर धनावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गए कम, निकले ज्यादा। ऐसा होता नहीं है, जब ऐसा होगा तो फिर तो आवेशित हो जाएगा चालक। धात्विक, ठोस या धात्विक चालकों में विद्युत का चालन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, इस पॉइंट को ध्यान रखना। किसी ठोस, या यहाँ पे मैंने लिखा है धात्विक, ठोस की जगह पे धात्विक भी चालकों में अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त मॉडल ठोस चालकों में। मुक्त मॉडल कहाँ का है हमारा, इलेक्ट्रॉन का मुक्त मॉडल ठोस चालकों के लिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश वहां पे भी करते हैं चालकों में, तो उनके लिए बात नहीं। ठोस चालकों के लिए, ठोस चालकों को चालक ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, या धातु चालक या चालक बात एक ही होती। प्रत्येक धातु परमाणु से मिलकर बनी होती है। इससे ये सब हम पढ़ा चुके हैं। प्रत्येक धातु परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम होता है, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आकर्षण बल कम होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर धात्विक कक्षा के आयतन के अंदर मुक्त रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यादृच्छिक का मतलब रैंडम, ये यादृच्छिक शब्द ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को, बताने की जरूरत इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, कि
थोड़ा बड़ा कहो तो रिपीट कर देते हैं जल्दी से। इसमें क्या और पहले आगे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार धातु में बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनकी गति के कारण धातु में विद्युत चालन होता है, विद्युत चालन होता है। शेष भाग भारी धनायन होते हैं जो अपनी स्थायी स्थिति के पारितः कंपन करते रहते हैं तथा इनका आयाम ताप पर निर्भर करता है। इतनी बात लिखा हुआ है, तो इसमें यहीं पे बता देते हैं। तो मान लो कि कुछ परमाणु जब होता है तो परमाणु के जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि वो परमाणु के नाभिक का कहना मानते नहीं है और छोड़ के भाग जाते हैं अपनी सीमा को या बाउंड्री को, तो या बाहरी परमाणु को। तो परमाणु को छोड़ के पूरे धातु के अंदर कहीं भी घूमते रहते हैं। जब घूमते रहते हैं तो परमाणु बेचारा धनावेशित हो जाता है। हर एक परमाणु धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं का कहीं घूम रहा है। अब जैसे ही इसमें बद्ध क्षेत्रारोपित तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मुक्त रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति की, मतलब पता नहीं है किस समय किस दिशा में घूम जाए या किस दिशा में गति करने लगे। टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये इस तरीके से टकराते रहते हैं गति। ये यहाँ पे इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ये कहानी। और यहाँ पे डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है और धन सर्किल के अंदर प्लस धनायन, जो धन प्लस का चिन्ह लगाया गया है धनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो धातु के आयतन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें कई बार गैस इलेक्ट्रॉन ये एकदम गैस सिलेंडर के अंदर जिस तरीके गैस के अणु गति करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं इनको कई बार। अब ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं। चलो अब है स्थिति 1, जब चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र न हो। अब हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल तो बता दिया। हमने क्या बताया था अभी अभी तुम लोग को कि क्या बताया था? बताया ये था कि कोई भी परमाणु होता है, इसके बाद ये धनावेशित है, इसकी ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो विद्युत चालन में भाग नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेकिन बाहरी कक्षा का इसका मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकल के घूमने लगता है। बाहर निकल के बाहर चला जाएगा तो ओवरऑल इसमें धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें धनावेश आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये इसकी वजह से पूरे धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, धनावेश बेचारे अपनी जगह में बैठे रहते हैं। तो इनकी ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, मतलब हिल तो सकते हैं, कंपन तो कर सकते हैं। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका कंपन का आयाम बढ़ता जाता है, बस इतने कर सकते हैं। अपनी पोजीशन में ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित तो होना इलेक्ट्रॉनों का काम होता है, इसीलिए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो मुक्त नहीं होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में रहते हैं कि धारा बह जाती है। तो यही कहानी है यहाँ पे। अब है, अब जब किसी चालक के ऊपर हम कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। अर्थात चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित ना हो। चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित न होगा तो अगर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का व्यवहार एक बर्तन में भरी गैस के कणों की भांति होता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। गैस में भरी हुई सिलेंडर के भांति, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसके अणुओं की गति के उसके अणुओं की जिस प्रकार गति होती है, इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर रैंडम गति करते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के बीच रिक्त स्थान में यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, कुछ अता पता नहीं किस समय किस दिशा में मुड़ जाए इलेक्ट्रॉन, गति करते हुए धनायनों से टकराते रहते हैं, परंतु धनायनों के आकर्षण के कारण ये बाहर नहीं जा पाते। आकर्षण, इसको सब लोग सही भी कर लेना जो भी लिख रहे हैं, के कारण धातु से बाहर नहीं जा पाते। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की चाल अपरिवर्तित रहती है, अर्थात पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, कोई नापा तो है नहीं आज तक, मान के चलते हैं। ठीक है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, अतः इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते रहते हैं। जैसे इसमें देखो, ये गति ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। जैसे ये वाला गति किया, इससे जाके इससे टकराया, टकराने से समय है, अगर इसका 10 मीटर पर सेकंड वेग होगा तो टकराने के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, जब
टकराने के जस्ट पहले जितना वेग हो वो जस्ट बाद भी उतना ही, तो ऐसे टक्करों को प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से इधर देखो, इससे टकराने के बाद इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ऐसे बना लो रैंडम, कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, तुम बना दो, बस एक ही डायरेक्शन में मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो बस। ये धनावेश है, ये धातु के अंदर की कहानी है। ठीक है, ये कब की कहानी है? जब हमारा चालक में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, समझ गए? कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, तब की कहानी है। ठीक, अब क्या है नोट, यादृच्छिक गति में, यादृच्छिक गति जब होती है उसके बारे में कुछ लिखा है कि औसत रूप से किसी दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? अतः चालक में प्रत्येक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं ये पेन रख दूं यहाँ पे, तो इस दिशा में अगर 100 इलेक्ट्रॉन, इस दिशा में अगर 100 इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे तो इसके विपरीत दिशा में भी 100 इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे उसी टाइम में, जस्ट इस पेन को क्रॉस। इस दिशा में अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो विपरीत दिशा में 100 इलेक्ट्रॉन जाना, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? औसत वेग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर ऐसे है तो इसका इस दिशा में प्रक्षेप लेंगे, फिर इसमें भी इस दिशा में हो सकता है, उसका इस दिशा में प्रक्षेप ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाता है ओवरऑल। तो तुम लोग को कुछ नहीं ध्यान रखना, मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परिच्छेद से या किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, मैंने इस दिशा की कोई बात करें, इस दिशा में अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इसके विपरीत दिशा में उसी टाइम में 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ओवरऑल 0 होगा वेग दोनों का। समझ गए? जोड़ देंगे दोनों को तो इधर इस दिशा वाले को पॉजिटिव लेंगे, इस दिशा वाले को निगेटिव लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। इसलिए जो नेट वेग होगा, जो औसत वेग निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा 2 का भाग देते हैं, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या है यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब यादृच्छिक गति, यादृच्छिक जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लो। औसत रूप से किसी दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। ठीक का मतलब जस्ट एकदम इक्वल, ऐसे कहते हो 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100। अतः चालक में प्रत्येक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। बस इस बात को ध्यान रखना कि औसत वेग 0 होता है। ठीक है, ये रहना भी चाहिए याद तुम लोगों को। नेक्स्ट है हमारा, यदि चालक में n इलेक्ट्रॉन हो तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अगर चालक में n इलेक्ट्रॉन हो, मान लो किसी का, मान लेते हैं वैसे कोई बोलेगा कि 100 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, कोई बोलेगा 200 मान लेते हैं, कोई बोलेगा 300, तो हम क्या मान लेते हैं? जनरल संख्या n मान लिया। ठीक है, तो एवरेज वेग क्या होगा? पहले तो क्या होगा, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो सबको जोड़ोगे, v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे करके। इसको मैंने हालांकि समझाया था, एक बार और समझा देता हूँ। तो क्या करोगे तुम? v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn करोगे। ये सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग हैं अलग अलग। किसी चालक में मान लो n इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये तुम्हारा चालक है, इसमें कितने n इलेक्ट्रॉन है, इनका औसत वेग निकालोगे। औसत वेग निकालने के लिए सबको जोड़ दिया और कितने का भाग दोगे? n का, ये टर्म लिखोगे। तो इसी को जब शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क्या लिखेंगे? इसमें लगा, जिसमें प्लस लिखा है उसमें सिग्मा लगा दो। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो i इक्वल टू 1, यहाँ पे सिग्मा v लगा दो, यहाँ पे i लिख दो। अब i को कहाँ से करोगे? 1 से लेके कैपिटल N तक। किसका n का भाग है तो n का भाग दे दो, हो गया काम खत्म। समझ गए? यही बात है, ये लिखी हुई है बटे में, बाहर शुरू में बटा लगा दिया गया। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक, तो अतः नेट धारा कितनी हो जाएगी? किसी दिशा में अगर वेग 0, आने वाले जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, धारा 0 हो गया था, कोई नेट धारा नहीं बहेगी। ये ऊपर नेट लिखा हुआ है, नेट लिखना भूल गया। अब है हमारा मेन इंपोर्टेंट, माध्य मुक्त पथ। ये यूपी बोर्ड में खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसे मैं बताता जाऊंगा।
इलेक्ट्रॉनों की धनायनों के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं तथा मुक्त पथ के औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, जैसे मान लो कि मैंने बनाया था ऐसे इस तरीके से ये धनायन हो गए, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच जितनी दूरी चला उसको माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। माध्य का मतलब माध्य दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो होगी वो पथ होगी, लेकिन एक ऐसा पथ है, मुक्त पथ है। इसके बाद तो इन दोनों के बीच में मुक्त रूप से गति करा, समझ गए। बाकी तो टक्कर खा गया, फिर मान लो इससे इससे टकरा गया, यहाँ से यहाँ के बीच का जो पथ होगा वो मुक्त रूप से गति किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये मुक्त पथ हो गया, ठीक है। माध्य क्या है? चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उस समय पे गति कर रहे होंगे, मान लो किसी टाइम पे हम देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे, किसी का माध्य मुक्त पथ छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो क्या करते हैं, अगर किसी परमाणु में n इलेक्ट्रॉन है तो सभी का माध्य मुक्त पथ जोड़ लेंगे, समझ गए। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और उसमें इनका भाग दे देंगे, तो उसी को बोल देते हैं माध्य मुक्त पथ, समझ गए। इस पथ को लैम्डा बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुक्त जब इसका औसत मान लेंगे तो उसी को बोल देते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है। तो मान लो कि n इलेक्ट्रॉन है, तो किसी यहाँ इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो किसी का मान लो लैम्डा 1 होगा, किसी का लैम्डा 2 होगा, किसी का लैम्डा 3 होगा, किसी का लैम्डा n होगा। अब इनका क्या करें? जोड़ लें, फिर क्या करें? n का भाग दे दें, तो यही लैम्डा बार हो जाएगा, समझ गए। तो अभी कभी भी सवाल दे तो सारे को जोड़ लो और इनका भाग दे दो, इसी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसी को तुम इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो लैम्डा आई और आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, ये हो जाएगा लैम्डा बार, जैसे V1 V2 किए थे, समझ गए। तो ये कहानी हो गई। हालांकि इसमें बस इतने जान लो, इतने लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। मात्रक कभी कभी पूछ देगा, तो पथ है, लंबाई होगी, लैम्डा का मात्रक मीटर होगा, क्योंकि किन्हीं दो धनायनों के बीच की दूरी है ये, ठीक है। ऐसे धनायन जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी एक से टकराए फिर दूसरे से टकराए तो उसके बीच की दूरी को नाप लेते हैं। बीमा तो मीटर की बीमा होगी, तो m और t 0 हो जाएगा, l बचेगा। कोटि की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लिख दो नॉट इम्पोर्टेंट। कोटि कोटि नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट। अब शांति काल भी इम्पोर्टेंट है। श्रांति काल बोले या विश्रांत काल बोले, बात एक ही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रांति काल टाउ बराबर माध्य मुक्त पथ बटे औसत चाल। इसमें क्या करोगे? इसको करने के लिए जैसे अभी अभी बताया था मैंने, ये धनायन थे, ठीक है। अब धनायन थे तो कोई इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया, फिर इसके बाद इससे टकराएगा, ठीक है। हो सकता है फिर इससे टकराए, तो क्या है कि ये लैम्डा 1 हो गया, मान लो ये लैम्डा 2 हो गया, ये लैम्डा 3 हो गया, ठीक है। अब इसका औसत मान निकाल लेंगे, ठीक। अब इसमें देखो माध्य समय की बात किया, ठीक है। माध्य समय का मतलब क्या है? बहुत सारी टक्करें खाएगा ये, ठीक है। तो उनका क्या करते हैं, माध्य समय की बात किया है, बीच लगे माध्य समय को श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक। तो ये तो पथ हो गए, समय भी लगेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक टकराने में इसको कितना समय लगा? टाउ 1। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? टाउ 2। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा कितना? टाउ 3। तो क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लेंगे, बहुत टक्करें खाएगा ये, ठीक है। तो टाउ 1 से लेके टाउ 2 और फिर टाउ 3 डैश 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 टाउ n, सबको जोड़ लो, डिवाइड कर दो कैपिटल एन से, अगर कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टाउ बार हमारा निकल आएगा, ठीक है।
ये औसत। इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हो सिग्मा के फॉर्मेट में, टाउ आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल N और डिवाइडेड बाई n कर दो तो ये टाउ बार हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी होगी, सारा वही सेम तरीके से है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से भी हम कह सकते हैं। जैसे मान लो 1 सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन n टक्कर खाया, एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है उसके n टक्करों के, तो n बार टक्कर खाएगा तो अलग अलग दूरी, हर बार तो सेम दूरी चल के नहीं टकरा जाएगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो कभी कम टाइम लगेगा कभी ज्यादा। तो उनके लिए भी सेम होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के डेटा दे तब भी टाउ बार निकलेगा। समझ गए, जो राशि निकलेगी तो उसको टाउ बार बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ बोले, श्रांतिकाल बोलेंगे, या ये बोल दे। समझ गए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, हालांकि निकाला तो यही तरीके से जाता है ये। अब मान लो इसी को एक तरीका और है डेरिवेशन में, क्या यूज किया हुआ कि जैसे मान लो पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो तुम बोले कि 10:30 और 0 सेकंड, इस पे एकदम स्टॉप। ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, कहते ये एकदम स्टॉप, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएं, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन टकरा के बस निकले ही होंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जस्ट टकराने वाले होंगे। समझ गए, यहां से निकल के यहाँ तक पहुंचे, जस्ट टकराने वाले होंगे, तो काफी ज्यादा समय तय कर चुके होंगे ये। ठीक है, इसको मान लो टाउ, ये टकरा के जस्ट अभी अभी निकला था, जैसे ही तुम बोले स्टॉप तो ये तो यहीं पे रुक जाएगा, इसको टाउ 1 बोल दे, इसके टाउ 2 बोल दे। कोई इलेक्ट्रॉन होगा कि टकरा के निकला, लगभग आधी दूरी तय कर चुका था, इसको टाउ 3 बोल देंगे। तो उस टाइम पे मान लो उस अर्धचालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। तो सारे कोई लगभग लगभग काफी दूरी चल चुका होगा, जस्ट टकराने वाला होगा, कोई जस्ट टकरा के निकला ही था, कोई कोई बीच में था, सब अपने अपने रास्ते में रुक गए। फिर हमने देखा कि जस्ट टकराने के बाद कौन कौन कितना टाइम लिया, तो क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, टाउ n, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, और n इलेक्ट्रॉन है तो n का भाग दे देंगे, तो इसको भी श्रांतिकाल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला श्रांतिकाल हम डेरिवेशन में यूज करेंगे, कहाँ पे, और दोनों को सेम माना गया है, एनसीईआरटी ने लिखा है तो मानना पड़ेगा। समझ गए, तो ये एक अलग तरीके से डेरिवेशन में हम यूज करेंगे इस श्रांतिकाल का। ये तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन द्वारा n टक्करों के लिए है। समझ गए, तो दोनों अलग अलग केस है, इस बात को ध्यान देना है, लेकिन माना दोनों के एक ही जाता है, तो चाहे ऐसा डेटा दे दे चाहे ऐसा डेटा दे दे, दोनों के लिए श्रांतिकाल सेम तरीके से निकलेगा। ये बात बहुत कम ही बच्चों को पता होगी, कई बार गड़बड़ भी कर जाते हैं अगर स्टेटमेंट में कहीं पे दे देगा तो। चलो ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांतिकाल कहते हैं। तुमको ये परिभाषा रटनी है, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा 100%। और श्रांतिकाल बराबर माध्य मुक्त पथ बटे औसत चाल, ये लिख के, और यहाँ पे माध्य मुक्त पथ कितना हो जाएगा, लैम्डा बार। अब VRMS क्या होती है, औसत चाल होती है, VRMS से ही औसत चाल निकालते हैं हम। वर्ग माध्य मूलमान जो गैसों के लिए तुम लोग पढ़े थे, तो ये तुमको काम आएगा। हालांकि इतना टर्म याद रखना बहुत है, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा और ये पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको रट लेना। नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहा है कि स्थिति 2, जब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हो, अर्थात चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित हो। यहाँ पे विभवांतर आरोपित कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र तो आ ही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये डाटेड जो है ये क्या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उपस्थिति में है। ठीक है, और ये जो एकदम कंटिन्यूअस लाइन है, बढ़िया कंप्लीट लाइन है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की आरोपित होने और ना आरोपित होने पर क्या कहानी होती है। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये धनावेश है, ये धनावेश है। ठीक है, अब तुम क्या किए, ये तुम्हारा चालक है। ठीक है, अब ये चालक है, तुम क्या किए, इसको बैटरी से
तुम उत्पन्न कर दिए, इधर धनावेश इसको पॉजिटिव कर दिए, इसको निगेटिव कर दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अभी टकरा के, अगर इससे टकरा के मान लो इधर सीधे जाना होता, ठीक है, अब अगर तुम उत्पन्न कर दिए तो ये यहाँ जाने के बजाय यहाँ पहुंचेगा, समझ गए। अब कैसे पहुंचेगा, इस तरीके से परवलयाकार पथ में पहुंचेगा, समझे। जैसे इसी इलेक्ट्रॉन को टकरा के अगर इधर जाना होता ऐसे, तो ऐसे न जा करके ये ऐसे जाएगा, परवलयाकार पथ में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं धीरेन्द्र? हेलो, अगर इसको टकराने के इधर जाना होता, यहाँ पे इससे टकराना होता तो सीधा चला जाता, लेकिन अब क्या होगा, ये क्योंकि बार बार इसको फोर्स इधर की तरफ ठेल रहा है, पुश कर रहा है, तो क्या होगा, ये यहीं पे यहाँ पे आएगा, फिर कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, समझ गए। कुछ बात समझ में आई? तो इसको, तो ये पथ क्या हो गया, ये सीधी लाइन नहीं है, ये क्या है, परवलयाकार है। परवलय तो समझते हो ना, परवलय पढ़े हो कि नहीं प्रक्षेप गति में, क्यों? परवलय ऐसे तो ये होता है, तो यहाँ पे परवलयाकार है, ठीक। तो सारी सारी ये जितनी भी गति होगी परवलयाकार होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में पूछेगा कि जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो पथ होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा होती है, वृत्ताकार रेखा होती है, वृत्ताकार पथ में चलेगा कि सीधी रेखा में चलेगा कि परवलयाकार पथ में चलेगा कि